शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हल न निकला। फिर मामला कोर्ट पहुंचा और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अभी जानकारी आ रही है कि 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। इस बात को और विस्तार से समझने के लिए आरक्षण की कानूनी लड़ाई लड़ रहे भास्कर सिंह यादव से बातचीत की। अब ये जो लड़ाई है आपकी, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें से कहाँ तक सफलता मिली, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? इसमें इस लड़ाई को हम लोगों ने जमीन से लेकर के कोर्ट तक, सड़क से लेके सदन तक, हर जगह पर लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने। और उसमें आंशिक सफलता आप ये कह सकते हैं कि मिली है अभी हम लोगों को। क्या है वो सफलता? आंशिक सफलता ये है कि जो 20,000 पदों के सापेक्ष 5 जनवरी 2022 में इन्होंने 6800 वैकेंसी हम लोगों को और दी, जिसमें से 5660 यानी 5660 ओबीसी की दी, शेष जो है एससी की इन्होंने दिया। वो भी किसी कारणवश अभी तक नहीं हो पाई है। उसका वो इनकी नीयत ही नहीं थी, उन्होंने उसमें इतनी कमियां रख दी कि वो जो पद दिए इन्होंने आंशिक रूप से, उनको भी माननीय न्यायालय में कुछ याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई और उस पर वर्तमान में फिलहाल कोई स्टेटस। उन याचिकाओं में तो आप लोगों का हाथ नहीं। देखिए, याचिकाओं में आप लोगों का हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम लोग लड़ाई शुरू से लेकर के अब तक लड़ रहे हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे जो जितना मिल गया कम से कम उसमें जितना मिल गया उसको लेने आगे जो आगे की लड़ाई। अच्छा, अभी एक मामला मैंने और समझा है कि यहाँ पे लोहिया संस्थान में शायद कोई वैकेंसीज निकली थी जिसमें से आरक्षण का नहीं दिया गया। हाँ, अब उसके विषय में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने शायद यहाँ तक था कि उसमें 2 वैकेंसी ओबीसी को दी गई और 100 जो वैकेंसी हैं, मतलब कुल 106 या 7 वैकेंसी थी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। पता नहीं लोहिया का ही है या किसी जगह का है। उसमें शायद मैं अगर होगा तो मैं देख लूँगा, तो उसमें 2 वैकेंसी एससी को दी, ओबीसी को दी हैं और बाकी 3 या 4 एससी को दी, बाकी 100 जो है वो जनरल कह करके। भर्ती के अलावा भी हर भर्ती में कैसे? हर भर्ती में अभी लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती थी, उसमें ओबीसी की लगभग 57-58 पद होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर केवल 12 पद उन्होंने दिए हैं। कौन से विभाग का है? चिकित्सा विभाग का है। चिकित्सा नहीं, कौन सा संस्थान था? अब संस्थान तो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास उसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो रखा हुआ है, उससे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये था कि जितनी भी भर्तियाँ निकली हैं, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकली है जो पूरी तरीके से फेयर हो, लेकिन चूँकि कम पदों पर भर्तियां अन्य विभागों में निकलती हैं। बेसिक शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है उत्तर प्रदेश का, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और उसी के परसुआंस में 30:1 पर यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक भर्ती होती है वो काफ़ी बड़े पदों पर होती है। तो अन्य विभागों में कभी 100 वैकेंसी निकली, कहीं 200 वैकेंसी निकली, 50 निकली, 100 निकली। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ 10-20 पद हटा करके विशेष वर्ग को दे दिया गया। तो उनमें जो सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करने वाले लोगों की संख्या हुई या विरोध करने वाले लोगों की संख्या हुई या सरकार के अगेंस्ट लड़ने वाले लोगों की संख्या हुई, बहुत लिमिटेड होती है। तो कम से कम लोग इतनी बड़ी तानाशाह सरकार के सामने नहीं लड़ सकते हैं। इसी धोखे में आकर के जब 69,000 भर्ती आई उत्तर प्रदेश में, तो उसमें इन्होंने 19,588 एग्जैक्ट आंकड़ा है, उसमें लगभग 20,000 ओबीसी एससी पदों को वर्ग विशेष को दे दिया। अब यही समझना है कि कैसे वर्ग विशेष को दिया। मैं आपको बताता हूँ। वर्ग विशेष को ऐसे दिया, सपोज दैट आप मान लीजिए कि सपोज दैट क्या जो बेसिक शिक्षा विभाग का गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या होता है कि कट ऑफ डिक्लेयर करी जाती है। उस कट ऑफ को वो अनरिजर्व कट ऑफ कही जाती है। उस अनरिजर्व कट ऑफ के तक जितना भी बच्चा होगा, जितना भी कैंडिडेट होंगे, उन सबको ओपन कैटेगरी में भेज दिया जाता है। और वो चाहे ओबीसी से रिलेटेड हो, एससी से रिलेटेड हो, यानी उसको जनरल कैटेगरी में कर दिया। आम बात में जनरल कैटेगरी नहीं कह सकते हैं उसको जो व्याख्या की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं, वो जनरल कैटेगरी नहीं है। जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, वो ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी में उसमें वो खुली प्रतिस्पर्धा से। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी को ये चीज़ नहीं मालूम होती, जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? देखिए, हम उसको सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि ये सामान्य या जनरल कैंडिडेट्स हैं। दरअसल जनरल कैंडिडेट या जनरल वैकेंसी कोई नहीं होती है।
वो जिसको हम ओपन कैटेगरी कहते हैं उसी को अपनी बोलचाल की भाषा में जनरल कहा जाता है। लेकिन जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि अगर कैटेगरी वो हो जाएगी तो उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही जाने चाहिए, फिर उसमें ओबीसी एससी एसटी के थोड़ी ना जाएंगे। तो फिर जो रिजर्वेशन हुआ, जो आरक्षण हुआ, तो वो तो ओबीसी का अलग हो गया, जनरल का अलग हो गया, और जनरल का भी आरक्षण हो गया। तो वो उसको हम जनरल कहना उचित नहीं है, उसको जो कहा जाता है उसको ओपन कैटेगरी का कहा जाता है। तो ओपन कैटेगरी का एकमात्र आधार होता है कि जो भी उसमें फाइट कर पाएगा, जिसका गुणांक ज्यादा होगा, वो सारे के सारे ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे, चाहे मेरिट पे। हाँ, मेरिट बेस्ड, वो चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हैं। जब वो सारी सीटें फिल हो जाएंगी, पूरी भर जाएंगी, उसके बाद जो है वो, जब मान लिया 100 वैकेंसी थी तो 50% पर ओपन कैटेगरी के लिए सीटें रहती हैं, 50%, ठीक है। उसके बाद 27% ओबीसी को मिलता है। यानी ओपन कैटेगरी फिल होने के बाद आरक्षण लागू होता है। करेक्ट। और इन लोगों ने आरक्षण पहले लागू कर दिया, ओपन कैटेगरी फिल करने में ही आरक्षण दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया है। उसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया है, इन्होंने क्या किया, जैसे अब मान लिया मेरा गुणांक है 70 और ओपन कैटेगरी की कट ऑफ उन्होंने फिक्स कर दी कि इसकी कट ऑफ 67.11 है। तो अगर मैं 70 कट ऑफ का हूं और ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति हूं, तो मेरा 100% ये राइट है कि हमको जो कंसीडर किया जाएगा वो ओबीसी की 27% सीटों के सापेक्ष नहीं कंसीडर किया जाएगा, ओपन कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने क्या किया है कि हमको ओपन कैटेगरी में भेजा ही नहीं, हमको 27% में शिफ्ट कर दिया। तो जो अब जब हमको कैटेगरी में ही रख लेंगे, तो जो ओबीसी का कम गुणांक वाला बच्चा होगा वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, रिजर्वेशन बेनिफिट खत्म। तो जब तक हम ओपन कैटेगरी में नहीं शिफ्ट होंगे, तब तक ओबीसी की या एससी की सीट खाली नहीं होगी। जब तक खाली नहीं होगी तो जो कम गुणांक वाला है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं। यानी यूं कहें कि जो ओबीसी की काबिलियत थी फाइट की, हाँ। वो ओपन पे फाइट कर रही थी, उसको उस फाइटर को, यानी उस जो मेरिट व्यक्ति को उठा के कोटे में डाल दिया। करेक्ट। अब इसको कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा है 69,000 का, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये अक्सर होता ना कि जब आप थोड़ा थोड़ा किसी के अधिकारों का हनन करते रहो और उसके बाद क्या होता है, वो नहीं बंदा बोल रहा, तो ये सोचते कि अब इसको ख़त्म ही कर दो। तो इस सरकार ने क्या किया कि ओबीसी और एससी के जो बच्चे हैं, अन्य भर्तियों में चाहे 68,500 हुई थी, उनमें नहीं बोले, अन्य छोटी छोटी भर्तियां हुई, उनमें इन्होंने पूरी तरीके से जो रिजर्वेशन है उसको एक तरीके से जो भारतीय संविधान की द्वारा प्रदत्त है हम लोगों को, उसकी धज्जियां उड़ा दी। वही खेल इन्होंने 69,000 में करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना केवल रिजर्वेशन पूरे खत्म करने का कार्य किया, तो इसमें क्या किया कि जो 28,988 कैंडिडेट केवल ओबीसी के, इन कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ था या मेरिट थी, वो अनरिजर्व कट ऑफ जो इन्होंने 67.11 डिक्लेयर करी है उससे ऊपर है। और इसमें से उन्होंने 15 कैंडिडेट को कैटेगरी में ही शिफ्ट कर दिया है और बाकी कैंडिडेट को कुछ को ओवरलैप करके ओपन कैटेगरी में ले गए, लेकिन बाकी को दबा दिया। तो जब दबा दिया तो वो जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जाने चाहिए थे, ओपन कैटेगरी में जाने चाहिए थे, वो गए नहीं। जब वो गए नहीं तो हम लोग अपनी कैटेगरी में शिफ्ट रहे। तो जो हमारा आरक्षण का लाभ लेने वाला जो हमारा भाई था या बहन थी, जो जिसका गुणांक कम था, तो उसको ओबीसी का या एससी के आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं और वो चयन से वंचित हो गया। आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होता है? देखिए, ये तो जो अथॉरिटी है, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आउटसोर्सिंग चूँकि संविदा बेस्ड होती है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हमें हर जगह रिजर्वेशन का राइट देता है। रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है, रिजर्वेशन कोई नौकरी प्राप्त करने का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नौकरी के लिए रिजर्वेशन लिया जाए। जो रिजर्वेशन लागू करने का मूल धारणा थी, जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि अगर देश का विकास हो रहा है तो उस विकास में जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, अगर हमारी कैपेसिटी आपके बराबर नहीं है या आपकी कैपेसिटी हमारे बराबर नहीं है, तो जितनी कैपेसिटी आप है, तो देश के निर्माण में आप अपनी क्षमता के हिसाब योगदान दे सकें। तो उस समय दशकों से जो लोग पिछड़े थे एजुकेशन में, मतलब सामाजिक स्तर से उनका काफ़ी खराब था, या शिक्षा में वो लोग काफ़ी पीछे थे, तो
इतनी जल्दी उनको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया कि भाई जितनी इनकी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के अनुसार इस देश के निर्माण में भाग देंगे। हम ये समझना चाह रहे थे कि जो आउटसोर्सिंग हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब आउटसोर्सिंग वाला, तो अगर समाज की मुख्य धारा में लाना ही रिजर्वेशन की मूल धारणा थी, आरक्षण इसीलिए लागू हुआ था, तो फिर चाहे वो आउटसोर्सिंग में होना चाहिए या जो सरकार के अंडर में आते हैं उन सब में आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन ये लोग आउटसोर्सिंग में उस चीज़ को लागू नहीं कर रहे हैं, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी दुर्भावना है, जो सबसे बड़ा द्वेष है दलित पिछड़ों से, इसी वजह से ये सारी जो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन लागू नहीं रहेगा तो जिन कैंडिडेट्स को ये भरना चाहेंगे उन्हीं को भर लेंगे। और जो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है कि यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लोगों को भरने के लिए आउटसोर्सिंग की जा रही है। करेक्ट, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखिए जो आप संविधान, मैंने आपको बताया ना कि जब बहस हो रही थी संविधान सभा की, उस सभा में यही जब पंत जी ने कहा था अम्बेडकर जी से कि अगर आप रिजर्वेशन लागू, ये मेरे शब्द नहीं, ये आप अगर बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको ज्ञान होगा, तो उसमें कहा गया ये कि अगर रिजर्वेशन दे दिया गया तो इससे अयोग्य लोग सरकारी नौकरियों में आ जाएंगे और देश हमारा पिछड़ जाएगा। तो कहें देश जितना पिछड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति है, अगर हमारी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है तो मैं 10 किलो उठाऊंगा, अगर हमारी कैपेसिटी 2 किलो उठाने की है तो 2 किलो उठाऊंगा। तो वही उन्होंने कहा था कि समाज और देश का अब निर्माण होना शुरू हुआ, हमारा जो देश है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ है, तो उस देश के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, किसी वर्ग विशेष की सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। हमने आउटसोर्सिंग के मामले में जहाँ तक हमने जाना है, इसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो संवैधानिक रूप से जो चीज़ें कहते हैं कि लोग नियमावली में ये है कि 45 डेज के ऊपर की अगर भर्ती है तो उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है। क्या है, देखिए ये तो वही मैं बता रहा हूँ कि केवल आंशिक रूप से जिनको आप 2-3 दिन जिसको डेली वेजेस कहते हैं, डेली वेजेस, अब तो दोनों जगह डेली वेजेस ही उन्होंने कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।